सोचा है कि ये चीनी अक्षर, ये कैरेक्टर्स आखिर काम कैसे करते हैं? मतलब बिना किसी अल्फाबेट के कोई भाषा लिखी कैसे जा सकती है? आइए आज इसी प्राचीन कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो इसे लेकर हर किसी के मन में आता है। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अंग्रेजी या हिंदी जैसी भाषाएं जानते हैं, तो जाहिर है पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या चीनी भाषा की भी कोई अपनी वर्णमाला होती है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। चीनी भाषा में कोई वर्णमाला नहीं होती। ये सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। तो अगर वर्णमाला नहीं है तो फिर क्या है? इसे कहते हैं लोगोग्राफिक सिस्टम। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हर एक चिन्ह, हर एक कैरेक्टर वो किसी आवाज को नहीं बल्कि एक पूरे शब्द या एक आइडिया को दिखाता है। तो क, ख, ग को भूल जाइए और सीधे सीधे पूरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचिए। अच्छा, तो अगर ये अक्षर अलग अलग लेटर्स से नहीं बने हैं, तो फिर ये बनते कैसे हैं? इसका जवाब बड़ा मजेदार और बहुत लॉजिकल है। ये सब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स का खेल है। हर चीनी कैरेक्टर ना एक पहेली जैसा है। ये सिर्फ यूं ही खींची गई लकीरें नहीं हैं। हर कैरेक्टर छोटे छोटे हिस्सों से बनता है और वो हिस्से और भी आसान बेसिक स्ट्रोक से मिलकर बनते हैं। और ये हैं वो सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसी भी कैरेक्टर के एटम कह सकते हैं। हर मुश्किल से मुश्किल दिखने वाला चीनी अक्षर इन्हीं 8 सिंपल स्ट्रोक्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक बार इन्हें पहचानना आ जाए तो हर कैरेक्टर का अंदरूनी ढांचा साफ दिखने लगता है। अब स्ट्रोक से एक लेवल ऊपर आते हैं, रेडिकल्स पर। इन्हें आप मीनिंग के लिए एक शॉर्टकट समझ सकते हैं। पारंपरिक तौर पर 214 रेडिकल्स हैं और ये इस पूरे सिस्टम को अनलॉक करने की सीक्रेट चाबी की तरह हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। पानी के लिए इस रेडिकल को देखिए। जब भी ये किसी कैरेक्टर में दिखे, जैसे कि नदी या समुद्र में, तो समझ जाइए कि इसका लेना देना पानी से है। बिल्कुल वैसे ही लकड़ी का रेडिकल आपको पेड़ और जंगल जैसे शब्दों में मिलेगा, या फिर महिला का रेडिकल माँ और अच्छा जैसे शब्दों में। ये एक कोड की तरह है जो आपको मीनिंग का हिंट देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्ट्रोक्स और रेडिकल्स। अब असली मजा शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये जुड़कर कैसे छोटी छोटी कहानियां बनाते हैं। देखिए, हमारी वर्णमाला में हम लेटर्स को एक सीधी लाइन में लिखते हैं, लेकिन चीनी अक्षरों में ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक छोटे 2 डायमेंशनल स्क्वायर के अंदर अरेंज किए जाते हैं। वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाएं दाएं हो सकते हैं या अंदर बाहर भी, और इसी से मीनिंग की नई नई परतें बनती हैं। कई सबसे पुराने कैरेक्टर्स तो असल में तस्वीरें ही थीं। सूर्य के लिए इस कैरेक्टर को ही ले लीजिए। ये सूरज की एक सिंपल सी ड्राइंग के तौर पर शुरू हुआ और हजारों सालों में धीरे धीरे बदलते बदलते आज के इस रूप में पहुंचा है। और यहीं पे सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। एक बार जब सूरज दिन एक कंपोनेंट बन जाता है तो वो कहानियां सुनाने लगता है। सूरज को चांद के साथ मिलाइए तो बन जाता है उज्जवल, मेंग। सूरज को होराइजन यानी क्षितिज के ऊपर रख दीजिए तो बन जाता है भोर, दान। हर कॉम्बिनेशन अपने आप में एक छोटी सी कविता जैसी है। और ये कहानी सुनाने का तरीका सिर्फ कुछ अक्षरों तक ही सीमित नहीं है। जब रिसर्चर्स ने हजारों कैरेक्टर्स का विश्लेषण किया तो एक पैटर्न सामने आया। ये पूरी की पूरी लेखन प्रणाली इंसानी अनुभव और कुदरत की दुनिया पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन संस्कृतियों के लिए क्या बातें सबसे ज्यादा मायने रखती थीं। ये सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो 3000 सालों से भी ज्यादा वक्त से एक जिंदा चीज की तरह बदलता आ रहा है। चलिए इसकी यात्रा पर एक तेज नजर डालते हैं। सोचिए जरा, 3000 साल पहले जानवरों की हड्डियों पर भविष्यवाणियां लिखने से लेकर आज कंप्यूटर पर टाइप किए जाने वाले स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स तक, इस राइटिंग सिस्टम ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। और ये दुनिया के उन गिने चुने राइटिंग सिस्टम्स में से है जो इतनी सदियों से लगातार इस्तेमाल में है। और ये बदलाव आज भी रुका नहीं है। 20वीं सदी में पढ़ने लिखने को आसान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। कई अक्षरों को सिंपल कर दिया गया, जैसे सीखने के लिए ये अक्षर, जो 16 स्ट्रोक से घटकर सिर्फ 8 स्ट्रोक का रह गया। लेकिन इन कैरेक्टर्स को बोला कैसे जाता है, ये एक बड़ा सवाल है, और यहीं पर पिनियन काम आता है। ये हमारी ABCD का इस्तेमाल करके मैंडरिन की ध्वनियों को लिखने का एक सिस्टम है। ये सीखने और टाइप करने के लिए बहुत ज़रूरी टूल है। लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है, पिनियन खुद चीनी राइटिंग सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक गाइड है। ठीक है, तो अब शायद कोई सोच रहा होगा कि हजारों अक्षर,
ये तो नामुमकिन है। लेकिन ठहरिए, जरा इन नंबर्स को सही नजरिए से देखते हैं। ये बात सच है कि इतिहास में 50,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद रहे हैं। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा डराने वाला नंबर है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। आपको वो सारे जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। असल में उसके आसपास भी नहीं। जानते हैं कितना? एक अखबार को आराम से पढ़ने के लिए आपको सिर्फ लगभग 2,500 कैरेक्टर्स की जरूरत होती है। अब ये नंबर थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है ना? और बात इससे भी बेहतर हो जाती है। भाषा में भी 80-20 का नियम काम करता है। सिर्फ 1,000 सबसे कॉमन कैरेक्टर्स को सीखकर ही 90% तक लिखी हुई चीज़ों को समझा जा सकता है। ये तो भाषा सीखने में एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। तो आखिर में ये चीनी अक्षर सिर्फ लिखने के निशान नहीं है। ये इतिहास, संस्कृति और दुनिया को देखने के एक बिल्कुल अलग नजरिए के छोटे-छोटे कैप्सूल्स हैं। ये सच में